यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो है बेस्ट लैपटॉप्स पे जिनमें लाखों में व्यूज़ हैं। मतलब लोगों को या तो लैपटॉप ढूंढना पसंद नहीं है या उन्हें चूज़ करना ही नहीं आता है। तो यही आज के वीडियो का टॉपिक है, लैपटॉप बाइंग गाइड 2021। इस वीडियो का एम है कि आप लोग को लैपटॉप चूज़ करना सिखाए और इन वीडियो को देखने जितने टाइम में आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लैपटॉप को चूज़ कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी सही रिक्वायरमेंट के हिसाब से लैपटॉप कैसे लें। टॉपिक में आने से पहले एक बात मैं समझा दूं कि एक बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी के यूज़र्स हैं। तो 3 कैटेगरी है बेसिकली। पहला, कंटेंट कंज्यूमर या कैजुअल यूज़र्स। ये वो लोग हैं जिन्हें बस लैपटॉप बेसिक टास्क जैसे MS ऑफिस, मूवी स्ट्रीमिंग, यूट्यूब देखने के लिए लैपटॉप चाहिए, जिन्हें वीडियो एडिट नहीं करना या फोटो एडिटिंग नहीं करना या कोई हैवी गेमिंग नहीं करनी है। सेकेंड कैटेगरी, स्टूडेंट्स, जिन्हें कोडिंग करनी है, थोड़ी बहुत फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या मीडियम लेवल की गेमिंग। और थर्ड कैटेगरी है हैवी ड्राइवर्स की। इनसे मेरा मतलब है कि प्रोफेशनल लोग लैपटॉप जिनको हैवी 4K एडिटिंग, हैवी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हैवी गेमिंग और ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करनी है। तो इनमें से आप डिसाइड कर लो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। अब टॉपिक में आते हैं। पहला पॉइंट, CPU। लैपटॉप का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसे अच्छे से चूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप फ्यूचर में इसे अपग्रेड तो कर नहीं सकते। देखो, मार्केट में 2 CPU के ब्रांड्स हैं, पहला इंटेल और सेकेंड AMD। इंटेल में अलग अलग सीरीज़ के CPU आते हैं जैसे कि सेलेरॉन, पेंटियम और कोर सीरीज़ के, जिसमें से सेलेरॉन और पेंटियम एंट्री लेवल लैपटॉप में आते हैं और हो सके तो इनको स्किप करना, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों। उससे पहले आप लोग कोर सीरीज़ को जान लो। कोर सीरीज़ में i3, i5, i7, i9 जैसे सीरीज़ आते हैं जिनमें अलग अलग जनरेशन्स होते हैं, जैसे कि 9th जनरेशन, 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, जो कि लेटेस्ट बेटर होता है। अभी के लिए 11th जनरेशन लेटेस्ट है, जिनमें i3 में 2 कोर, i5 में 4 कोर्स, i7 में भी 4 और i9 में ऑक्टा कोर रहते हैं। आई होप आप लोग को इतना समझ आ गया होगा। इनमें भी 2 और टाइप के होते हैं, एक U सीरीज़ के और एक H सीरीज़ के। पर अभी 11th जनरेशन CPUs में U सीरीज़ बंद हो गया है, तो नेमिंग में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है, तो कंफ्यूज मत होना, भाई आए बता के जाएगा। अभी मैं सभी मोबिलिटी वाले CPUs को U सीरीज़ में इंक्लूड करके बोलूँगा क्योंकि एक तो कंफ्यूजन ना हो और दूसरा ऑलमोस्ट ये सब सिमिलर होते हैं। तो U सीरीज़ के मोबिलिटी और पावर एफिशिएंट होते हैं, यानी कि इनमें पावर कम कंज्यूम होते हैं, 10 से 20 वाट तक के, एंड डिसेंटली पावरफुल भी होते हैं। ये ऑप्टिमाइज्ड होते हैं ताकि बेस्ट बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर सकें। सेकेंड, H सीरीज़ के प्रोसेसर्स, जो कि हाई परफॉर्मिंग होते हैं एंड पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, 30 वाट से 55 वाट तक के। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके लिए U सीरीज़ के लैपटॉप अच्छे रहेंगे, और आप हैवी यूज़र्स हैं तो आपके लिए H सीरीज़ के लैपटॉप लेना बेटर होगा। बाकी अभी भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब सेकंड ब्रांड के बारे में बात करते हैं, जो कि है AMD। AMD मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट ब्रांड है। AMD में 2 मॉडल्स आते हैं, एथेलॉन और राइजन। एथेलॉन एंट्री लेवल लैपटॉप के लिए है। अब मैं बताता हूँ कि सेलेरॉन और पेंटियम और ये सब लैपटॉप को स्किप क्यों करना है, क्योंकि राइजन 3 के लैपटॉप 25K तक के मिल जाते हैं, जो कि अच्छे रहते हैं, जिनका CPU और iGPU इतना केपेबल है कि आपका बेसिक टास्क के साथ साथ यूट्यूब में 1080p वीडियो आप देख सके बिना कोई लैग के, और हल्के फुल्के गेम भी खिला देगा, जो वो आप सब इन लैपटॉप में नहीं कर पाएंगे अच्छे से। अब राइजन को अच्छे से समझते हैं। राइजन में भी 4 आते हैं, राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 और राइजन 9। हायर इज़ बेटर, इनमें भी जनरेशन्स होते हैं। अभी लेटेस्ट 5000 सीरीज़ के प्रोसेसर चल रहे हैं, जिनमें राइजन 3 में क्वाड कोर, राइजन 5 में हेक्सा कोर, राइजन 7 और राइजन 9 में ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलते हैं। मतलब आपको सस्ते प्राइस में ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप मिल जाएंगे। इनमें भी U सीरीज़ और H सीरीज़ के प्रोसेसर्स होते हैं, U सीरीज़ के पावर एफिशिएंट वाले और H सीरीज़ के पावरफुल वाले। सिंपल। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो CPU पिक करना जिसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा हो और CPU भी ज़्यादा हीट ना करता हो। और अगर वीडियो एडिटिंग करनी है तो मल्टी कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा रहना चाहिए आइडियली, जो कि आजकल AMD में ही बेस्ट है। CPU परफॉर्मेंस जानने के लिए सिंपली गूगल करना और टॉप में जो भी वेबसाइट्स आएंगे उन पर जाके कंपेयर कर लेना, और हो सके तो इंटेल को स्किप करना। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सेम प्राइस में या कम प्राइस में आपको CPU और GPU दोनों बेटर मिलता है AMD में, तो AMD ले। क्यों नहीं? GPU भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग मॉडरेट टू हैवी यूजर्स हैं। पर क्या आपको GPU का सच में रिक्वायरमेंट है?
वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले ये सुनो, जो लोग सिर्फ बेसिक टास्क करने के लिए या ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप चाहिए, उनको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। उनका काम IGPU में हो जाएगा। मार्केट में 2 GPU के ब्रांड्स हैं, एक AMD और एक NVIDIA। तो NVIDIA में MX सीरीज़ के GPU आते हैं जो कि 50,000 के नीचे रहते हैं, और GTX सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड 50,000 के ऊपर मिलते हैं यूजुअली, जिनमें 1000 सीरीज़ के और 1600 सीरीज़ के GPU होते हैं। प्रेफर करना 1600 सीरीज़ के लैपटॉप में जाना। तो आप पूछोगे कि भाई मैं किसको लूँ, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो इसका आंसर करने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं कई लोग को जानता हूँ कि वो लोग का काम IGPU बराबर है, लेकिन उनको लगता है कि अगर उनके लैपटॉप में GPU नहीं है तो उनका काम नहीं चल पाएगा। पर ऐसा नहीं है। अगर आपका काम MX सीरीज़ के GPU को भी यूटिलाइज नहीं कर सकता तो GTX सीरीज़ के लैपटॉप लेने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अब समझो MX सीरीज़ के बारे में। MX सीरीज़ में MX 230, 250, 330, 350 टाइप के GPU आते हैं, जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छे हैं और थोड़े बहुत एंट्री लेवल गेमिंग के लिए अच्छे हैं। MX सीरीज़ के GPU आपको DaVinci, Resolve जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हेल्प करा सकता है। बाकी नॉर्मल एडिटिंग या कोई और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपका IGPU में काम चल जाएगा। अगर आप गेमर हो और 50K के ऊपर खरीद रहे हो लैपटॉप को, तो GTX सीरीज़ के GPU लेना, जिनमें मिनिमम 4 GB के VRAM आते हैं। जनरली 4 GB का ही आता है। उनमें भी अलग अलग जनरेशन होते हैं, जैसे कि GDDR5, GDDR6 लेटेस्ट बेटर होता है, तो GDDR6 वाला लेना बेटर है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं कर रहे हो। अगला पॉइंट है बिल्ड एंड वेट का। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, बट बिल्ड और वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं बिल्ड की। जब तक आप एकदम बजट में ना हो तब तक के प्लास्टिक फ्रेम वाले लैपटॉप को मत लेना। वो आपको उस लैपटॉप के रिव्यू से पता चल जाएगा कि लैपटॉप का बिल्ड कैसा है। सच में प्लास्टिक की फ्रेम बहुत दिक्कत करती है। अगर आपका बजट कम है तो एकदम संभाल के यूज़ करना लैपटॉप को। मेरे पास एक डेल का लैपटॉप है, पुराना वॉस्ट्रो 3505 समथिंग कुछ मॉडल है, और i3 वेरिएंट है, जो कि पूरा प्लास्टिक फ्रेम का है, जिसके हिंजेस ऐसे लगते हैं कि बस अभी टूट जाएंगे, और ओवरऑल बिल्ड में उतना अच्छा नहीं है वो। और अगर प्लास्टिक की बॉडी है भी तो इंश्योर करना कि हिंजेस अच्छे क्वालिटी के हों। अब रैम की बात करते हैं। अगर आप कंटेंट कंज्यूमर हो तो आपके लिए 4 GB का रैम इनफ होगा, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए 8 GB का रैम काम चला देगा। और अगर आप हैवी यूज़र्स हो तो आप 16 GB या उससे ज़्यादा रैम लगवा सकते हो। और ये भी देखना लैपटॉप लेते समय कि आप अपने रैम को एक्सपेंड कर सकते हो कि नहीं, और एक्स्ट्रा स्लॉट है कि नहीं है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप समझते हो कि आपका रैम ज़्यादा होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, तो आप यहाँ पे थोड़े गलत हो। अगर आपकी यूजेज 4 GB की है और आप 64 GB तक का रैम लगा लोगे तो परफॉर्मेंस में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। इन टर्म्स ऑफ ऐप लोडिंग, इस बात को ध्यान से सुनना कि होता ये है कि आपका रैम एक टेम्प्रेरी मेमोरी है, जो कि आपकी ऐप्स या सॉफ्टवेयर की टेम्प्रेरी फाइल्स को स्टोर करता है, या जो भी रिक्वायर फाइल्स रहता है। और रैम का जो रीड एंड राइट स्पीड रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, किसी भी स्टोरेज डिवाइस से बहुत ज़्यादा ही रहता है, वो GBs में रहता है। इसलिए जो भी फाइल्स रहते हैं वो रैम में स्टोर हो जाते हैं आपके स्टोरेज डिवाइस से, ताकि CPU अच्छे से उसको डेटा मिल सके और वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। तभी आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी गेम या सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो चाहे आप HDD में हो या आप SSD में हो, दोनों के ओपनिंग टाइम में फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक बार लोड हो जाए उसके बाद ऐसे परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। अब डिस्प्ले की बात करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले साइज सब्जेक्टिव है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी चाहिए। बट ये चीज़ का ध्यान रखना कि डिस्प्ले IPS हो, क्योंकि IPS स्क्रीन्स की व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे होते हैं एंड क्वांटम में एकदम बढ़िया दिखता है, ज़्यादा कलर शिफ्ट नहीं होता। मार्केट में 2 साइज़ के लैपटॉप आते हैं, 14 इंच के और 15.6 इंच के। 14 इंच के लैपटॉप बहुत पोर्टेबल और स्टूडेंट्स या कॉर्पोरेट में जॉब करने वालों के लिए होते हैं। थिन एंड लाइट होते हैं ये और बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं। 15.6 इंच की डिस्प्ले वाले कंटेंट वॉच करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सा लेना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ऑफलाइन जाके एक बार देख लेना, अगर हो सके तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी गेमिंग लैपटॉप में तो 15.6 इंच के ही आते हैं, और गेमिंग लैपटॉप लेना है तो डिस्प्ले 60+ रिफ्रेश रेट जैसे 75 हर्ट्स, 120 हर्ट्स या 144 हर्ट्स का होना चाहिए, तभी तो गेमिंग लैपटॉप लेने का कोई सेंस बनता है। बट अगर एकदम कैजुअली गेम खेलना है तो 60 हर्ट्स भी ले सकते हो, काम हो जाएगा आपका। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, जो कि बैटरी है। बैटरी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है, इसे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है। 7 आवर्स 8 आवर्स प्लस की बैटरी है तो अच्छी बात है, क्योंकि जनरली कंपनी क्लेम बहुत करती है लेकिन चलती उतनी नहीं है बैटरी। और चार्जिंग में ये देख लेना कि आपका लैपटॉप क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जो कि है स्टोरेज। तो देखो, स्टोरेज जनरली 2 टाइप के होते हैं।
एक है SSD और दूसरा है हार्ड डिस्क। दोनों में फ़र्क ये है कि SSD हार्ड डिस्क से बहुत फास्ट होते हैं, वो एक फ्लैश मेमोरी रहती है। उससे ये फ़र्क रहता है कि आपका लैपटॉप जल्दी से बूट हो जाता है और सॉफ्टवेयर भी जल्दी जल्दी ओपन हो जाते हैं। हार्ड डिस्क की रीड एंड राइट स्पीड जनरली 80 MB पर सेकेंड से 150 Mbps की रहती है। Mbps इन द सेंस मेगाबाइट की बात कर रहा हूँ मैं। और SSD की 550 मेगाबाइट्स पर सेकेंड से 600 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की होती है। और NVMe SSD की 2 GB से 3.6 गीगाबाइट पर सेकेंड की होते हैं। और ये भी देखना है कि लैपटॉप में एक्स्ट्रा स्टोरेज एक्सपेंड करने का ऑप्शन है कि नहीं है। जैसे अगर आप लैपटॉप लेते हैं जिसमें 1 TB हार्ड डिस्क है, तो उसमें एटलीस्ट M.2 का एम्प्टी स्लॉट होना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकें। और अगर NVMe है या M.2 SSD बस है तो 2.5 इंच हार्ड डिस्क को एक्सपेंड करने का ऑप्शन होना चाहिए। अब आप एक बात ध्यान से सुनना कि यूँ तो लोग SSD के बहुत फ़ायदे गिनाते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं, जो कि एक हद तक सही बात भी है। बट कभी आपने ये सोचा है कि SSD के नुकसान क्या होते हैं, या वो ख़राब होते हैं कि नहीं, और अगर ख़राब हो जाए तो डेटा रिकवर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? अगर ये सब कुछ जानना है तो इस वीडियो में